मीरा जी के गहने नहीं मिल रहे थे। पूरे घर में हड़कंप मच गया। कम से कम 6 लाख के गहने अचानक चोरी कैसे हो सकते हैं? मीरा, जरा ध्यान से देखो, तुमने ही कहीं रख दिए होंगे। उनके पति विजय जी ने समझाया। मैं अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि गहने कहाँ रखे यह याद ना आए। जल्दी जल्दी में अपनी इसी अलमारी के ऊपर गहने रखकर माया को विदा करने नीचे चली गई थी। मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे और इतनी ही देर में गहने गायब हो गए, जैसे कोई नजर लगाए बैठा हुआ हो। भड़कते हुए मीरा ने कहा, मम्मी जी, कोई और पराया तो अब इस घर में बचा नहीं सिवाय मेरे भाई बहन के। सीधा कहिए ना कि आप उन पे जेवर चोरी करने का इल्जाम लगा रही हैं। कमरे के अंदर से आती नेहा ने सीधी बात की। बहू, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही, मगर सच क्या है यह सामने आ ही गया। मैंने नहीं कहा कि तेरे भाई बहन ने गहने चुराए हैं, पर तू अपने मुंह से कह रही है। यदि ऐसा है तो फिर ठीक है, एक बार इनका सामान भी चेक कर लिया जाए तो गलत क्या है? मम्मी, ये कैसी बात कर रही हो आप? नेहा के भाई बहन ऐसा कर ही नहीं सकते। अजय ने विरोध किया। ठीक है, फिर मैंने ही चुरा लिए होंगे अपने गहने, या फिर इन पर आरोप लगाने के लिए जानबूझकर छिपा दिए होंगे। मीरा जी ने गुस्से में कहा। मम्मी प्लीज इस तरह मत कहो। चलो मैं आपके गहने ढूंढता हूँ। हो सकता है अलमारी के पीछे गिर गए हो या हड़बड़ी में गलती से कहीं और रख दिए हो। मम्मी, कई दफा इंसान दूसरे काम करते करते कोई चीज कहीं रख कर भूल भी जाता है। चलिए पहले आपका कमरा देख लेता हूँ। नेहा या उसके भाई बहन को बुरा ना लगे, ये सोचकर अजय ने पहले अपनी माँ के कमरे में गहनों को अच्छी तरह खोजा। एक एक कोना देख लिया, पर उनके जेवर कहीं नहीं मिले। फिर उसने पूरे घर में गहनों को तलाश लिया। कहीं भी गहने न मिलने पर मीरा ने नेहा के भाई बहन के बैग खोलने का आदेश दे दिया। थक कर अजय ने उनका बैग खोला और पूरी तरह से तलाशी भी ली, मगर गहने वहां भी नहीं मिले। मीरा जी ने फिर भी आरोप वापस नहीं लिया, उल्टा तीखी बात यह कह दी कि उन्होंने जेवर कहीं छिपा दिए होंगे। इधर नेहा के साथ साथ उसके भाई बहन अंकित और अंकिता को भी इस तरह तलाशी ली जाने की घटना से बहुत दुख हुआ। दोनों नाराज होते हुए उसी दिन की ट्रेन लेकर अपने शहर को निकल गए। जाते समय अंकित ने साफ शब्दों में अपनी दीदी से कहा था, दीदी, हम जानते हैं इस सब के पीछे जीजू या आपका कोई हाथ नहीं। हम चाहते हैं आप अपने ससुराल में खुशहाल जीवन जिए, पर हम दोनों भाई बहन अब इस घर में कभी भी कदम नहीं रखेंगे। भाई की बात सुनकर नेहा की आंखों से आंसू बह निकले थे। अजय ने उसे गले से लगा लिया था। नेहा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अजय भी खुद को दोषी मानकर बुझा बुझा सा नेहा के आगे पीछे घूम रहा था। मीरा जी अभी भी चिढ़ी हुई अपने कमरे में बैठी थी और अजय नेहा को शांत कराने के कोशिश में लगा था। नेहा की शादी सहजता से नहीं हुई थी। उसे अजय को जीवन साथी बनाने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़े थे। दोनों को कॉलेज टाइम में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था। पहली नज़र के प्यार को दोनों ही उम्र के बंधन में बांधना चाहते थे, मगर दोनों के ही घर वाले इसके लिए राजी नहीं थे। काफी मान मवल और इमोशनल ड्रामे के बाद किसी तरह नेहा के घर वालों ने तो अपनी सहमति दे दी, मगर अजय के घर वालों की सहमति अभी भी बाकी थी। अजय की माँ मीरा देवी किसी भी हाल में दूसरी जाति की बहू को अपने घर में लाने को तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि कल को अजय के छोटे भाई बहन भी इसी तरह उसका देखा देखी कदम उठाएंगे, इसीलिए वह अजय को लव मैरिज की इजाज़त नहीं दे सकती थी। अजय के पिता इस मामले में थोड़े आधुनिक विचार के थे। उनके लिए बेटे की खुशी ज़्यादा मायने रखती थी। उनकी स्वीकृति पाकर अजय ने नेहा के साथ कोर्ट मैरिज करने का फैसला लिया। जब मीरा जी को यह बात पता चली तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्हें इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि पति ने उनकी इच्छा के विपरीत बेटे को लव मैरिज के लिए इजाज़त दे दी। मीरा जी को इस बात पर भी काफ़ी गुस्सा था कि वह बेटे की शादी का हिस्सा भी नहीं बन पाई।
एक माँ के लिए बेटे की शादी का मौका बहुत खास होता है। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। नेहा घर में बहू बनकर आ गई थी, मगर ना तो घर में शादी की रौनक हुई और ना ही रिश्तेदारों को न्योता मिला। नई बहू का गृह प्रवेश भी हो गया और घर में हंसी खुशी का माहौल भी नहीं बन सका। नेहा समझ नहीं पाती थी कि वह घर के हालातों को नॉर्मल कैसे बनाए। उसे पता था कि मम्मी जी उसे पसंद नहीं करती, फिर भी वह अपनी तरह से सास ससुर का पूरा ख्याल रखती और उनका दिल जीतने की पूरी कोशिश करती। मीरा जी अलग कमरे में बंद रहती तो विजय जी को भी संकोच में बहू से ज़्यादा बातें नहीं करते। अजय पहले की तरह ऑफिस चला जाता और देवर यानी अभय और ननद रिया का अधिकांश समय कॉलेज में ही बीतता। धीरे धीरे विजय जी नेहा के बात व्यवहार से काफ़ी प्रभावित रहने लगे। मीरा जी की नाराज़गी भी कम होने लगी थी, मगर उनका मुंह इस बात पर अभी भी फूला हुआ था कि बेटे की शादी भी हो गई और घर में कोई रौनक भी नहीं हुई। सब कुछ सूना सूना सा रह गया। इसका सॉल्यूशन भी विजय जी ने निकाल लिया। मीरा, क्यों ना हम अपने बेटे का रिसेप्शन धूमधाम से करें। उसमें सारे रिश्तेदार भी आ जाएंगे और घर में रौनक भी हो जाएगी। मीरा जी ने यह बात स्वीकार कर ली। सही मौका देखकर रिसेप्शन का आयोजन किया गया। मीरा जी ने इसमें अपनी सारी अधूरी तमन्नाएं पूरी की। खान पान और सजावट का शानदार प्रबंध किया गया। नए कपड़े, जेवर और रिश्तेदारों की जमावट के बीच वह पुराने दर्द भूल गई। कई दिनों तक मेहमानों का आना जाना लगा रहा। हंसी ठहाकों की मजलिस के बीच घर में एक नए माहौल की शुरुआत हुई। विजय जी को लगने लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी तरह मीरा जी भी नेहा को दिल से स्वीकार कर लेंगी। नेहा के घर वालों से मेलजोल बढ़ाने और मीरा के फूले मुंह को छिपाने के लिए विजय जी ने नेहा के भाई बहन को 10-15 दिन के लिए घर में ही रोक लिया। नेहा का भाई अंकित काफ़ी मजाकिया स्वभाव का था, तो बड़ी बहन अंकिता नाच गाने में बहुत होशियार थी। अजय की बहन रिया और भाई अभय भी अंकित और अंकिता के साथ खूब मस्ती धमाल करते। 5-6 दिन इसी तरह धुमाल मस्ती में बीत गए। नेहा और अजय भी नए माहौल का मजा ले रहे थे। मीरा जी भी नॉर्मल रहने लगी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि इसी बीच गहनों की चोरी वाली घटना ने सबको सकते में डाल दिया। हंसी खुशी और मस्ती का माहौल कुछ ही देर में तनावपूर्ण हो गया था। अंकित और अंकिता उसी शाम अपने घर चले गए थे और नेहा बिल्कुल खामोश सी हो गई थी। मीरा जी का बड़बड़ाना चालू रहा, जबकि अजय नेहा को नॉर्मल करने के प्रयास में लगा रहता। विजय जी अपने कमरे में उदास से बैठे रहते। उन्होंने सोचा था घर में हंसी खुशी आएगी, पर हो गया था उल्टा। समय के साथ जख्म भरते गए। मीरा जी और नेहा सामान्य व्यवहार करने लगी थीं, मगर एक दूसरे के प्रति उदासीनता लंबे समय तक कायम रही। करीब 4-5 महीने इसी तरह गुजर गए। एक दिन अजय घर लौटा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह का सुकून और खुशी के भाव थे। आते ही उसने नेहा से कहा, मैंने बताया था ना कि बेंगलोर में एक जगह खाली है और उसके लिए मैंने महीनों पहले ट्रांसफ़र की अर्ज़ी दी थी। वह आज अप्रूव हो गई है। इस महीने की 30 तारीख को मुझे वहाँ के ब्रांच ऑफिस को ज्वाइन करना है। सुनकर नेहा का चेहरा भी खिल उठा। अजय ने अपनी माँ को यह बात बताई तो उन्होंने सवालिया नज़रों से बेटे की तरफ देखा और फिर उदास होकर पलकें झुका ली। विजय जी भी उदास होकर अपने बेटे की तरफ देखा। दोनों समझ रहे थे कि अजय के इस फैसले की वजह क्या है, पर वे कहते भी तो क्या। अजय और नेहा बेंगलोर शिफ्ट हो गए। इसके 1-2 साल बाद ही अजय के भाई अभय को मुंबई यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। वह इंजीनियरिंग करने वहाँ चला गया और जल्द ही उसे वहाँ पर एक जॉब भी मिल गई। 3 साल में छोटी बहन रिया की भी शादी हो गई। अब घर में केवल विजय जी और मीरा जी ही रह गए थे। समय इसी तरह गुजरता गया। नेहा और अजय को बेंगलोर आए करीब 8 साल बीत चुके थे। उनको एक प्यारी सी
बेटी भी हुई जो अब 5 साल की हो चुकी थी। एक दिन अजय के पास विजय जी का फ़ोन आया। वे काफ़ी दुखी स्वर में बोल रहे थे, बेटा तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उसे कैंसर। कहते कहते विजय जी रो पड़े। यह क्या कह रहे हैं पापा? सही से बताइए क्या हुआ माँ को? पापा प्लीज़ रोइए मत। बेटा उसे ब्लड कैंसर हो गया है। कुछ दिनों से न ढंग से खा पी रही है और ना ही कोई काम कर पाती है। तुरंत उल्टी हो जाती है, खून भी निकलता है। इतनी कमज़ोर हो गई है कि क्या बताऊं। डॉक्टर ने सर्जरी और कीमोथेरेपी के लिए कहा है, पर बेटा मैं अकेले सब कुछ कैसे संभालूं? चिंता मत करो पापा, मैं कुछ करता हूँ। पहले आप यह बताओ कि अभय ने क्या कहा? क्या वो आ सकता है? नहीं बेटा, वह कह रहा था कि उसके ऑफिस में अभी 6 महीने की ट्रेनिंग है। मैंने कहा कि बहू को भेज दे तो कह रहा था कि वह भी तो वर्किंग है, ऑफिस छोड़कर कैसे आएगी। हमने रिया से भी कहा था, पर उसने कहा कि उसका बच्चा अभी बहुत छोटा है। कह रही थी कि बच्चा माँ को परेशान करेगा। कोई बात नहीं पापा, आप चिंता ना करो, मैं नेहा से बात करता हूँ। हो सका तो वह अपने स्कूल से 1 महीने की छुट्टी लेकर माँ के पास पहुँच जाएगी। बेटा देख ले, हमें अभी किसी की ज़रूरत तो बहुत है, पर बहू भी तो स्कूल शिक्षिका है, वर्किंग है, उसकी नौकरी पर असर ना पड़े तभी भेजना। वैसे भी बहू के साथ हमने जो सलूक किया था उसके बाद हमारा कोई हक नहीं कि हम उसे बुलाए। ऐसी बात क्यों कर रहे हैं पापा? मैं बात करके बताता हूँ। अगले दिन ही अजय ने फ़ोन करके बताया कि पापा नेहा ने माँ की सेवा के लिए 1 महीने की छुट्टी ले ली है। ज़रूरत पड़ी तो छुट्टी आगे बढ़ा लेगी। मैं भी 1 हफ्ते के लिए आ रहा हूँ। 2 दिन बाद ही अजय और नेहा घर पहुँच गए। मीरा जी बिस्तर पर पड़ी हुई थी। नौकर भी छुट्टी पर जा चुका था। नेहा ने सबसे पहले नहा धोकर पूरे घर की साफ सफाई की। फिर मीरा जी को अच्छी तरह नहलाकर कपड़े बदले, उनके बेड का कवर, पिल्लो कवर आदि निकालकर धो दिए, नए चादर बिछाए, पर्दे आदि धोए। अगले दिन ही अजय मीरा जी को लेकर अस्पताल पहुंचा। संभावित इलाजों के बारे में बात की। अभी मीरा जी को कीमोथेरेपी दी जा रही थी। अजय ने डॉक्टर से हर मसले पर सलाह मशवरा कर बेहतर इलाज का इंतज़ाम कराया। 1 हफ्ता रुककर वह वापस चला गया और नेहा मन लगाकर मीरा जी की सेवा करती रही। मीरा जी फिलहाल अपने काम करने में भी समर्थ नहीं थी। कई बार कपड़े में उल्टी कर देती तो कभी कपड़े गंदे हो जाते। खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती। पर नेहा हर तरह की परेशानियों में सास के साथ खड़ी रही। उनकी बैसाखी बनकर वह इस तकलीफ के समय में उनका सहारा बनी हुई थी। हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश करती। शरीर की तकलीफ़ों के साथ साथ मन की तकलीफ़ें भी घटाने के प्रयास में लगी रहती। कभी मालिश करती तो कभी चंपी। समय इसी तरह गुजरता रहा। मीरा जी नेहा को दिन रात आशीर्वाद देती रहती। उनको अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती कि जिस बहू के परिवार पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था, आज केवल वही उनके काम आ रही है। वह चाहती तो दूसरों की तरह आने से मना भी कर सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। वह घर को और मीरा जी को ऐसे संभाल रही थी कि जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। एक दिन मीरा जी बैठे बैठे रोने लगी। नेहा ने बहुत पूछा कि आखिर रोने की वजह क्या है, मगर वह सिर्फ रोती रहीं। उन्हें बहुत देर तक फफक फफक कर रोता देखकर नेहा बेचैन हो गई। वह ससुर विजय जी को बुलाकर लाई। विजय जी पत्नी को चुप कराने लगे। फिर नेहा से बोले, बात यह है कि इनकी बहन इन्हें देखने आना चाहती है, पर इन्होंने अपनी बहन से मिलने से इनकार कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो बहन इनके दिल के इतनी करीब रही है, उनसे ही यह मिलना क्यों नहीं चाहती। रो भी रही हैं और मिलना भी नहीं है। पापा, आप मम्मी जी से आराम से बात कर लो, मैं बाहर चली जाती हूँ। शायद वह आपसे रोने का कारण बता लें। कहकर नेहा कमरे से बाहर निकल गई। विजय जी ने जब अकेले में मीरा जी से वजह पूछी तो मीरा जी रोती हुई बोली, आज मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है। मैंने नेहा और उसके निर्दोष भाई बहन के साथ जो किया वह माफ़ी के लायक भी नहीं। यानी तुमने जानबूझकर?
हाँ, मैंने जानबूझकर उन पर आरोप लगाया था, पर यह सब मेरे दिमाग की उपज नहीं थी। सच मानो, मैंने यह सब अपनी बहन के कहने पर किया था। मेरी बहन ने ही मुझे सलाह दी थी कि यदि तुम नेहा को घर से निकलवाना चाहती हो तो उसके घर वालों पर आरोप लगाओ, उन्हें बेइज्जत करो। कहते कहते वह फिर से रोने लगी। विजय जी आश्चर्य से उनका चेहरा देखते रह गए। हाँ, दीदी ने ही मुझे कहा था कि बहू को अजय और अपने पति के मन से उतारने के लिए उसके घर वालों पर चोरी का इल्जाम लगा दो। वह खुद ही शर्मसार होकर घर छोड़ देगी। अजय भी पत्नी से झगड़ा करेगा और नेहा के घर वाले भी फिर दोबारा इधर का रुख नहीं करेंगे। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मीरा? अपनी बहन के कहने पर तुमने दो निर्दोष बच्चों के ऊपर इल्जाम लगा दिया। तुम्हारी योजना पूरी भी हो गई। दोनों बच्चे दोबारा कभी भी हमारे घर नहीं आए। तुम नेहा को अजय और मेरे मन से उतारना चाहती थी। पर क्यों मीरा? अपने बेटे की खुशियों की दुश्मन क्यों बनना चाहती थी? माना दीदी ने तुम्हें सलाह दी, पर खुद भी तो सोचना चाहिए था ना, विजय जी ने गुस्से में कहा। मीरा जी फूट फूट कर रोती हुई खुद को कोसने लगी, तो उनकी खराब हालत देखते हुए विजय जी ने जल्द बात खत्म की और उसे सीने से लगाकर कहा, जो हो गया उसे भूल जाओ मीरा। अब तुम्हारे आगे जो है उसे देखो। तुम्हारी बहू तुम्हारी दिन रात सेवा कर रही है, बस उसे जी भरकर आशीर्वाद दे लो। तुमने जो गलत किया उसका पछतावा खत्म हो जाएगा। पछतावा तो तब खत्म होगा जब दोनों बच्चे फिर से इस घर में आए। प्लीज़ आप नेहा को समझाओ ना, वो अपने भाई अंकित और बहन अंकिता को फिर से हमारे घर में बुलाए। मैं एक बार उनसे माफ़ी मांग लूँ। पहले तो तुम्हें नेहा से माफ़ी मांगनी चाहिए मीरा। मैं नेहा को बुला कर लाता हूँ। विजय जी ने नेहा को बुलाया तो वह दौड़ी आई। क्या हुआ पापा जी? तबीयत तो ठीक है ना मम्मी जी की? मीरा नेहा के दोनों हाथ पकड़कर सिर से लगाकर रोती हुई बोली, माफ़ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया था। पर तू इस बुढ़िया के लिए अपनी नौकरी, अपना घर, अपने पति और बच्चे को छोड़कर यहाँ बैठी हुई है, सेवा में लगी हुई है। अरे पगली, इतनी सेवा तो बेटी भी नहीं करती, और तू अपनी कुटिल दुष्ट सास के लिए इतना कर रही है। ऐसी सास जिसने कभी भी तुझे दिल से नहीं अपनाया, तेरे भाई बहन पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। उस बुढ़िया के लिए तू इतना क्यों कर रही है मेरी बेटी? इस बुढ़िया को माफ़ कर दे। मम्मी जी, आप यह क्या कह रही हैं? आप मेरी माँ जैसी हैं ना। आपकी तकलीफ़ में आपके काम आ सकूं, यह तो मेरे लिए खुशी की बात है। पर आप इस तरह रो नहीं मम्मी जी। प्लीज़, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। माफ़ी की कोई बात नहीं, आप मुझे बहू के रूप में देखना नहीं चाहती थी, इसी वजह से आपका यह रिएक्शन हुआ। पर मुझे पता है आप दिल की बहुत अच्छी हैं और पछतावा करने की कोई बात नहीं। मैं मानती हूँ मेरे भाई बहन के साथ आपने बहुत गलत किया था। आपको आरोप लगाना था तो मुझ पर लगाती, मगर मेरे भाई बहन ने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। नेहा ने उनके हाथों को सहलाते हुए कहा, इसी बात का तो पछतावा है मुझे मेरी बहू। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। देख ले, इस बात की सज़ा मिल रही है मुझे। बिस्तर पर आ गिरी हूँ। मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप ठीक हो जाएंगी। बेटा, अब मुझे इस पछतावे से मुक्ति तभी मिलेगी जब तेरे भाई बहन से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूँगी। मम्मी जी, आप परेशान ना हो, मैं उनसे बात करती हूँ। मेरी बहन तो हैदराबाद में है, वहीं शादी हुई है उसकी, इसलिए शायद वह नहीं आ सकेगी, पर भाई को बुलाने की पूरी कोशिश करती हूँ, कहकर नेहा ने फ़ोन उठा लिया। उसने फ़ोन पर अंकित को घर बुलाया तो उसने साफ मना कर दिया। दीदी, आप तो जानती हो उस आरोप को मैं कितनी मुश्किल से अपने मन से दूर कर पाया हूँ। 20 साल की उम्र में चोरी का इल्ज़ाम लग जाए, वो भी अपनी बहन के ससुराल में, तो बस एक यही इच्छा होती है कि कहीं जाकर डूब मरो। नहीं अंकित, ऐसा नहीं सोचते। माफ़ कर दे उन्हें, उनकी तबीयत सही नहीं है बेटा। नेहा ने भाई को समझाने की कोशिश की। तब तक मीरा जी ने नेहा के हाथ से फ़ोन ले लिया और अंकित के आगे खुद ही गिड़गिड़ाने लगी। बेटा अंकित, प्लीज़ मान जा, इस बुढ़िया को माफ़ कर दे। मैं इस दुनिया से ही जाने वाली हूँ बेटा, बस अंतिम इच्छा
पूरी कर दे, मुझे माफ़ कर दे, एक बार मेरे पास आ, मैं तेरे पैर छूकर माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कहते कहते मीरा जी फूट फूट कर रो पड़ी। अंकित का दिल पसीज गया। अरे नहीं आंटी जी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूँगा। प्लीज़ डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ, आप रोइए मत। अंकित की बात सुनकर रोते रोते मीरा जी के चेहरे पर सुकून के भाव खिल उठे। उन्होंने आंसू पोंछे और नेहा से बोली, नेहा बेटा, अंकित आ रहा है, अंदर वाला कमरा साफ कर दे, वहीं ठहराऊंगी उसे और अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाऊंगी। उसने मेरी बात मान ली। नेहा मीरा जी को देखकर मुस्कुरा उठी और उन्हें सहारा देकर बिस्तर पर लिटा दिया। आज मीरा जी के मन का एक भारी बोझ उतर गया था। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।